नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माय पॉइंट ऑफ व्यू। राहुल गांधी ने फिर से एक बार सेल्फ गोल करते हुए लोगों से जय श्री राम के नारे लगाने पर अपना विरोध जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि जय श्री राम का नारा लगाने से आपको रोजगार नहीं मिलेगी, आपके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। उन्होंने इस पर क्या क्या बोला है उसका विश्लेषण होगा। इसके अलावा जो पंजाब के किसान आके दिल्ली का घेराव कर रहे हैं, उन किसानों की मंशा क्या है? क्या सचमुच पंजाब के किसान पीड़ित हैं और इसलिए वो केंद्र सरकार से किसी सहूलियत की मांग करने के लिए दिल्ली आए हुए हैं? और एक तीसरी न्यूज़ है जो राम मंदिर के बाद, क्योंकि अभी तक जितने भी मंदिर बनते हैं वो किसी न किसी ऐसे भगवान की जिनका अवतरण हुआ है या जिनका अस्तित्व माना गया है, लेकिन एक ऐसे भगवान की कल्पना सनातन धर्म के शास्त्रों में की गई कि कलयुग आएगा और उस कलयुग में भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। और ये भी पुराणों में कहा गया कि कल की अवतार लेने का जो एरिया होगा वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में संभल में होगा। उसी संभल में एक कल्की धाम का निर्माण हो रहा है और वहाँ उसका उद्घाटन भी, उसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। तो इन्हीं तीनों विषयों की चर्चा आज किया जाएगा। अब पहले शुरू करते हैं राहुल गांधी के कल के वक्तव्य से। कल जब वो बिहार में आए तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से और उनको सुनने आई भीड़ को कहा कि आप तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं, मोदी मोदी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन आपने नरेंद्र मोदी के राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को देखा। उस उद्घाटन कार्यक्रम में सिर्फ पूंजीपति थे, अरबपति थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। अब उन्हें पता ही नहीं कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा था, तो एक बॉलीवुड पर उनका ध्यान गया, पूंजीपतियों पर ध्यान गया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लगभग 5000 के आसपास साधु संत वहाँ पर उपस्थित थे। इसके अलावा जितने काम जो वर्कर थे, जो मजदूर थे, जिन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया, राम मंदिर बनाने में अपना योगदान दिया, उन सब मजदूरों से नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। उन्हें भी इन्वाइट किया गया था, वो सारे भी वहाँ पर उपस्थित थे। लेकिन जब कोई जानकारी नहीं हो तो राहुल गांधी जैसा नेता ऐसा ही उटपटांग बातें करता रहता है। अब इन कांग्रेसियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में भी आदिवासी दिखाई देने लगा है, वो महिला है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं गई प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, इसका बहुत ही मलाल है कांग्रेसियों को। लेकिन ये वही कांग्रेसी हैं, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो फिर द्रौपदी मुर्मू के विरुद्ध में अपना प्रत्याशी खड़ा किए थे। उस समय द्रौपदी मुर्मू का मखौल उड़ाया जाता था। उनके लोकसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, जो बंगाल से आते हैं, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने तो उसे राष्ट्रपत्नी कह करके उनकी खिल्ली उड़ाई थी। अब उसी आदिवासी राष्ट्रपति के लिए ये राहुल गांधी जैसा नेता अगर ये कहते हैं कि राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया, उन्हें पता नहीं कि राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया गया था और राष्ट्रपति ने आभार जताते हुए नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था, लेकिन जब जानकारी सही नहीं हो तो ऐसे नेता इसी ढंग से भ्रम फैलाते हैं। इसके पहले भी उन्हीं के पार्टी के एकमात्र साधु बचे हुए थे, प्रमोद कृष्णम। प्रमोद कृष्णम इसी आधार पर कांग्रेस की आलोचना करते रहे कि कांग्रेस हिंदुओं से नफरत करती है। कांग्रेस के कुछ नेता हैं, कुछ वामपंथी नेता हैं, एक टोकरी है जो राहुल गांधी को घेरे हुए है, और राहुल गांधी के जो वामपंथी सलाहकार हैं उन्हें राम के नाम से भी नफरत है, उन्हें साधु संतों से नफरत है, और इसीलिए वो राम मंदिर के निमंत्रण को भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब बाहर का आदमी, कोई दूसरे पार्टी का नेता कुछ आरोप लगाए तब तो चलिए ठीक है, लेकिन उन्हीं के पार्टी का एक बड़ा नेता जो लखनऊ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विरुद्ध चुनाव लड़ चुका हो
और एक हकीकत ये भी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसमें सोनिया गांधी के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार प्रमोद कृष्णम थे। फिर भी प्रमोद कृष्णम को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब उसी प्रमोद कृष्णम ने संभल में कल्की धाम का निर्माण करने जा रहे हैं और कल्की अवतार का जो मंदिर बन रहा है उसका शिलान्यास भी 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। यानी उत्तर प्रदेश में अभी राम मंदिर का जो शिलान्यास, जो उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसका तो एक तरंग अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है कि फिर से कल्की अवतार का मंदिर बनना और उसके बाद उसमें नरेंद्र मोदी का जाना, वो भी कांग्रेस से निष्कासित प्रमोद कृष्णम के मंदिर में। वो एक्चुअली प्रमोद कृष्णम ही मंदिर को बनवा रहे हैं। अब उसके बाद कांग्रेस की क्या स्थिति होगी समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा एक किसानों के नेता हैं जगजीत सिंह डिल्लेवाल, और उन्होंने कल ही आरोप लगाया कि चूंकि नरेंद्र मोदी का ग्राफ राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बहुत ऊपर चला गया है, इसलिए वो नुकसानदेह है, कांग्रेसियों के लिए नुकसानदेह है और समय बहुत कम है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उस ग्राफ को थोड़ा नीचे लाना होगा। उन्होंने ये मीडिया के सामने अपना वक्तव्य दिया है और ये लगभग सभी को पता है कि उन्होंने एक ढंग से कांग्रेस की पोल खोल दी है। यानी किसान जो घेरा डाले हुए हैं दिल्ली का, वो किसी किसान के मुद्दे को लेकर नहीं आया, वो इसलिए आए ताकि नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जा सके। एमएसपी एक बहाना है, नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करना है। इसी उद्देश्य से ये किसान, ये एक्चुअली किसान नहीं बल्कि इसमें ये कांग्रेसी राजनीति कर्मी है, राजनीतिक कार्यकर्ता है। तभी तो वहाँ का एक जो बड़ा नेता है वो कह रहा है कि हमारा उद्देश्य है नरेंद्र मोदी के ग्राफ को नीचे लाना। अगर नरेंद्र मोदी के ग्राफ को नीचे लाने के लिए भाई उस नरेंद्र मोदी से अच्छा काम करके दिखाओ। बहुत सारी राज्य सरकारें, नरेंद्र मोदी भी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनके पास भी गुजरात में किए हुए काम का उनकी उपलब्धियों का एक लिस्ट था, जिसे लेकर के वो देश भर में घूमे, लोगों को एक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया, लोगों को अपना कार्यक्रम बताया, फिर 2014 में लोगों ने उन्हें वोट दिया। अब कांग्रेस के भी बहुत सारे राज्यों में उनकी सरकारें हैं, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है, पंजाब में इसके पहले था, अभी आम आदमी पार्टी की है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। तो ये सभी सरकारें अपने अपने राज्यों में अगर कोई अच्छा काम की हुई है तो उस मॉडल को लेकर के जनता के बीच में जाएं और उस मॉडल के आधार पर वोट मांगें। लेकिन उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी के काम के सामने इन सारी पार्टियों के काम फीके पड़ जाते हैं। नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में उनके विरोधी भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकते। कोई ये नहीं कह सकता कि केंद्रीय सरकार ने या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोई भी निर्णय ऐसा लिया जिसमें भ्रष्टाचार हुआ हो, जबकि इसके पहले 2010 से 2014 के बीच का जो समय है उसे याद कीजिए। जो भी काम होते थे वो एक 3G 2G नहीं है, कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उसमें भी कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ। 2G 3G तो था ही, इसके अलावा भी हर बार हर किसी को लगता था कि कांग्रेसी काम कुछ नहीं कर रहे हैं और उस भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके कारण जब अन्ना आंदोलन हुआ तो सारी जनता सड़कों पर थी। आपको अभी के समय में आंदोलन करने से किसने रोका है? आंदोलन कीजिए, लेकिन आंदोलन करने के नाम पर आप भारत जोड़ो यात्रा करने के नाम पर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने के नाम पर अगर लोगों को उकसाएंगे, लोगों को उनकी संस्कृति के विरुद्ध अगर उनकी बातें करेंगे, अगर उन्हें अगड़े और पिछड़े में लड़ाएंगे, तो फिर अगर आपको लगता है कि वोट मिलेगा तो ये आपकी गलतफहमी है। कई बार राहुल गांधी ने पिछड़ी जाति और अगड़ी जातियों को लड़ाने का प्रयास किया, उससे भी उनका काम नहीं बना, तो फिर वो जय श्री राम पर आपत्ति जताने लगे और
झूठे आरोप लगाने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके पॉकेट को खाली कर दिया है। एक तरफ महंगाई का रोना रो रहे हैं, दूसरी तरफ किसान आके उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के किसान हैं, कांग्रेसी किसान, वो अब क्लियर है, किसी को इसमें शंका नहीं होना चाहिए। वो आकर के दिल्ली में धरना दिए हुए हैं कि एमएसपी लागू किया जाए, यानी जो 10 रुपया का आलू है तो उसे 50 रुपये में बेचा जाए, तब महंगाई नहीं बढ़ेगी। यानी ये दोनों ओर से खेल रहे हैं। जनता को बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है और किसानों को बोल रहे हैं कि उन्हें उनके प्रोडक्ट को महंगे दाम पर खरीदना चाहिए। तो जब भाई किसान का सामान, जो जितना भी खाने पीने का सामान है, अगर एमएसपी लागू किया जाता है तो अगर उसका दाम बढ़ता है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? फिर उसके बाद महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यानी आप करना क्या चाहते हैं? एक तरफ किसानों का नारा, जब दाम ज़्यादा बढ़ जाए तब रोइए कि महंगाई बढ़ी हुई है, और जब दाम कम हो तब कहिए कि किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, उनका लागत, उनका कॉस्ट भी नहीं निकल रहा है। यानी दोनों ही तरह से सरकार को घेरना चाहते हैं। इसीलिए कल नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने सारे विकल्प खोल रखे हैं, उन्होंने उनके सारे मोर्चे को खोल रखा है। यानी जितना कुछ हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए वो हर कुछ करने को तैयार है। वो चाहे सही हो गलत हो, कोई भी प्रोपेगेंडा हो, वो करके नरेंद्र मोदी को बदनाम करना चाहते हैं। जबकि हकीकत ये है कि जनता अब समझ चुकी है और नरेंद्र मोदी का काम सबको दिखाई देता है। ऐसे में पहला चुनाव ये लगता है, पहली बार ये ऐसा चुनाव होने जा रहा है जहां चुनाव के पहले रिजल्ट सबको पता है। चर्चा इस पर हो रही है कि कितने ज़्यादा सीटों से इस बार सरकार बनेगी। किसी को ये शंका नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। प्रश्न ये है कि बनेगी तो अवश्य, लेकिन कितने ज़्यादा सीटों से। और इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी हर ढंग से हर कुतर्क गढ़ने को तैयार है, हर कुतर्क करके नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करना चाहती है। धन्यवाद।